नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत में खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2025 जो है उन्हें लोकसभा में पेश किया गया है। तो देखिए, इनका उद्देश्य ये है कि भारत के खनिज क्षेत्र को मजबूत करना और महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ इन्हें तालमेल सुनिश्चित करना। फिर देखिए, अगर इनके संसाधनों पर अगर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो इसमें है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए, इसमें जो इसकी देय रॉयल्टी है उसको 2 से बढ़ाकर 3% किया जाएगा, जो इसको रॉयल्टी दी जाएगी राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट को। किसके द्वारा रॉयल्टी दी जाएगी? जो खान कंपनियां हैं जो कि उस क्षेत्र में खान करती है। इसके बाद देखिए, मिनरल एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा मिनरल्स को खरीदने बेचने के लिए। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि कैप्टिव माइनर्स जो है, कैप्टिव माइनर से खनिज बिक्री पर 50% की सीमा को हटा दिया गया। तो कैप्टिव माइनर्स उसको कहते थे जो कि किसी स्वामित्व वाली खदान होती थी। मान लीजिए कि यहाँ पे टाटा का अगर कंपनी है, तो टाटा का कंपनी अगर किसी खदान को खरीदा सिर्फ अपनी इस कंपनी के लिए, तो उसको कहते थे कैप्टिव माइनर्स वाला खदान। तो लेकिन अब उसमें 50% की सीमा हटा दी गई। 50% ये था कि अगर आप कोई कैप्टिव माइंस है तो उसमें आप 50% ही बेच सकते हैं दूसरे चीज़ों के लिए। तो वो सीमा अब हटा दी गई है। तो इससे होगा क्या, ज़्यादा संचालन में आसानी होगी, है ना। राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दी गई है। तो इसका उद्देश्य है देश में डोपिंग रोधी एजेंसी जो है, नाडा जिसको कहते हैं, उसको विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निर्धारित अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता दी जाए। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के प्रावधान अगर देखें तो इसमें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल शासन निकायों की स्थापना की जाएगी, जैसे राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, फिर राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ, इन सबों की स्थापना राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के तहत की जाएगी और वही ये निकाय की स्थापना करेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड, इसको भी बोल रहे हैं कि ये खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा, है ना। राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो होगा ये किसी भी संगठन को, खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता दे सकता है ये राष्ट्रीय खेल बोर्ड। इसके बाद बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल अधिकरण भी होगा, जिससे जो विवाद है उनका शीघ्र समाधान हुआ जा सके। इसके बाद बोलते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो संशोधन विधेयक है 2025 में, उसमें एक अपील पैनल का गठन किया जाएगा। इसके बाद परिचालन संबंधी स्वतंत्रता में वृद्धि दी जाएगी। तो बस ये दोनों थी। अब नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य में CCI जो है, CCI मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग की उभरती भूमिका पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो ये रिपोर्ट है ये वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा जारी की गई है। जो मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है वो डिजिटल बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, उनके द्वारा ये कहा गया है अस्थायी समिति के द्वारा। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 में डिजिटल बाजार की जटिलताओं को हल करने के लिए कुछ प्रावधान भी लाए गए थे, जैसे डील वैल्यू थ्रेशोल्ड या फिर सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म, ये सभी जो हैं वो लाए गए थे 2023 के संशोधन में। लेकिन वो भी जो है अभी पर्याप्त चुनौतियों से निपटने के लिए अभी नहीं है वो। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही डिजिटल मार्केट डिवीज़न का भी गठन किया गया है CCI में। तो उन्होंने अभी मुद्दे क्या क्या हैं इसको लेकर, तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ कंपनियां हैं वो सेल्फ प्रेफरेंसिंग करती है, प्रेडेटरी प्राइसिंग करती है, टाइंग बंडलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती है, जिससे जो नवाचार होता है वो बाधित होती है। तो अभी विनियामकीय क्या चुनौतियाँ क्या क्या है, रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं, वो है कि पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है CCI के पास। इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कमी हो रही है। 20,000 करोड़ रुपए में जुर्माने जो लगाए गए थे CCI के द्वारा, उनमें तो 18,500 करोड़ की राशि को अपनी अदालतों ने तो या तो रोक दिया है या फिर उसे खारिज कर दिया है। तो ये बहुत सोचने की बात है ना। इसके बाद देखिए, डिजिटल प्रतिस्पर्धा संबंधी जो विधेयक है उन पर भी चिंताएं जताई जा रही है, जैसे इसकी सीमाएं जो है व्यापक प्रतिवाद के रूप में दावे आदि का खंडन हेतु तंत्र का अभाव है इसमें।
फिर एमएसएमई संबंधी सुविधा को भी लेकर भी चिंता जताई जा रही है। तो इसमें देखिए सिफारिशें क्या क्या दी गई है। तो उन्होंने कहा कि मजबूत कानूनी रक्षा और 25% प्री डिपॉजिटरी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद एमएसएमई को संरक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे प्रीडेटिव प्राइसिंग पर जांच बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं कि एआई जैसी प्रौद्योगिकी पर बाजार पर आधारित अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए। फिर है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को लागू किया जाना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग है क्या, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसे 2003 में गठित किया गया था और 2009 से जो है ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो बस याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि तात्कालिक रूप से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए, शेल्टर यानी आश्रय गृह तैयार किए जाएँ, हेल्पलाइन शुरू की जाए और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए इसमें समस्या क्या क्या आ रही है। तो बोल रहे हैं कि 2019 में जो एक जनगणना हुई थी उनके अनुसार भारत में आवारा कुत्तों की जो पशुधन में जो है ना 1.5 करोड़ जो है वो आवारा कुत्ते हैं। फिर ये जो कुत्ते हैं रेबीज बीमारी के मुख्य वाहक हैं और भारत में जो है ये विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 36% भारत में आते हैं। तो 36% रेबीज जो है भारत से आते हैं विश्व में, तो एक बड़ी चिंता का विषय है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ बताए हैं। संविधान में अनुच्छेद 243 में नगरपालिकाओं का ये कर्तव्य है कि वो आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करे। फिर अनुच्छेद 51A(G) में भी है कि नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। तो देखिए दोनों मैंने आर्टिकल आपको बता दिए। फिर इसमें जो है आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनमें बोलते हैं कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, फिर टीके की कम उपलब्धता है और इसमें नैतिक मुद्दे भी आ जाते हैं, जैसे पशु कल्याण, जन मानव सुरक्षा के बीच टकराव, ये सभी जो नैतिक मुद्दे हैं वो भी इस पर आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने स्पेशल वस्ट्रो रूपी जो अकाउंट्स हैं उनको खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। तो आरबीआई ने अब बैंकों के लिए स्पेशल वस्ट्रो जो अकाउंट्स हैं उनको खोलने की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को हटा दिया है। मतलब जो बैंक जो है वो वस्ट्रो अकाउंट जो खोलते थे उसको पहले आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब वो अनुमति हटा दी गई है। तो इससे रुपया आधारित व्यापारिक लेन देन में तेज़ी आएगी और रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। तो देखिए नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स होते क्या हैं। तो वोस्ट्रो अकाउंट्स जो है वो घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। याद रखिएगा ये वोस्ट्रो अकाउंट्स घरेलू बैंक में खोले जाते हैं, विदेशी खाते होते हैं, ठीक है। वोस्ट्रो मतलब समझिए कि दूसरों का है और मेरे यहाँ पे खोल रहा है, तो मेरे यहाँ पे खोलेगा तो मेरा ही देश का करेंसी का खोलेगा, है ना। इसके बाद है नोस्ट्रो, मतलब ये मेरा है, नोस्ट्रो मतलब नहीं मेरा है, और हम जो खोलेंगे विदेशी बैंक में खोलेंगे उसकी मुद्रा में। तो बस यही हुआ। इसके बाद है कि मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या क्या होंगे। अच्छा इससे जो है ना ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के जो रुपया के अंतर्राष्ट्रीयकरण है इससे लाभ हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि भारत के जो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा इससे लाभ क्या क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता हो जाएगी, फिर वित्तीय बाजार का विकास होगा, आर्थिक स्वायत्ता भी भारत की बढ़ेगी और विनिमय दर जो जोखिम है उसमें कमी आएगी। और इसमें बोल रहे हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए और क्या क्या कदम उठाए गए हैं रुपये के। तो यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण हम लोग कर रहे हैं। फिर मसाला बॉन्ड जो है वो रुपया मूल्य वर्ग जैसे बॉन्ड जारी किए जाते हैं। फिर आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे केंद्रीय बैंकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन को मतलब बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते किए जा रहे हैं बहुत देशों के साथ। नेक्स्ट है कि लोकसभा ने केंद्र कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित कर दिया है। तो ये आयकर कानूनों का समेकन मतलब उसको एक साथ कंपाइल करना, फिर सरलीकरण और संशोधन करना है। यह आयकर अधिनियम 1961 को समाप्त करता है। तो देखिए आयकर विधेयक 2025 में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला ये प्रावधान है कि इसमें कंपनियों को भी कटौती का लाभ मिलेगा, इससे कटौती का लाभ मिलेगा। और इसमें जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है और वैकल्पिक न्यूनतम कर है इन्हें दो अलग अलग खंडों में बांटा गया है।
अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को इससे समर्थन मिलेगा। फिर कर संबंधी प्रावधानों की भाषा को सरल बनाया गया है। फिर अपडेटेड परिभाषाएं भी दी गई, जैसे पूंजीगत परिसंपत्ति, सूक्ष्म और लघु उद्यम, ये सभी जो है ना परिभाषाओं को अपडेट किया गया है। फिर कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, इसमें क्या क्या है, तो इसमें उन्होंने कुछ खास है नहीं कि इन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में इससे बदलाव किया जाएगा, इस कराधान संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत। तो उन्होंने ये कहा कि एकीकृत पेंशन योजना, नई पेंशन योजना के लाभों के अनुसरण कर छूट दी जाएगी। कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया नहीं है इस पर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि निर्वाचन व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की है, जिन्हें सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जाना है। तो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होता है? तो निर्वाचन आयोग के यहाँ पंजीकृत ऐसे दल होते हैं जो कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मतलब नहीं होती है इन्हें, मतलब ये दल के रूप में तो पंजीकृत हो गए हैं वहाँ पर ईसीआई के पास, लेकिन इन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। और राष्ट्रीय या राज्य दल आपको पता ही है ना, अभी वो पढ़े आएगा तो फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे। इसमें देखिए कानूनी प्रावधान और दिशा निर्देश दिया क्या गया है। तो इन्हें कहा कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल को ईसीआई के पास पंजीकरण कराना होता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान, इनके केस में भी ये कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मतलब ऐसे नहीं है, निर्वाचन आयोग के पास ये मतलब नहीं है। इसके बाद है राजनीतिक दलों का पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश के अनुसार लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जा सकता है। देखिए मैंने इसको बता दिया आपको। इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, तो ये धारवाड़ ज़िले में एक छोटे गांव जो है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। तो देखिए ये यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है ना, तो ये यूएनडीपी का ये है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत प्रत्येक 2 साल में इसे दिया जाता है और इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को। देखिए बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह है क्या, ये करती क्या है? तो ये वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मिलेट आधारित मिश्रित खेती की शुरुआत की थी, जो कि जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती है तथा फिर पशुपालन और बागवानी को भी ये प्रोत्साहित की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार। ये 2015 से 25 अभी इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। फिर इन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। ये अनुभव पोर्टल पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संस्मरणों के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास को दर्ज कराना इसका मतलब उद्देश्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं महादायी नदी के बारे में। तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महादायी जल अधिकरण का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो महादायी नदी के बारे में देखें तो ये मडोवा नदी भी इसको कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसका उद्गम होता है। पश्चिमी घाट में बहती हुई ये पणजी से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। कर्नाटक में इसको महादायी रिवर कहते हैं और गोवा में इसको महादायी रिवर कहा जाता है। मोडोवा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये। फिर देखिए गोवा में 78%, मतलब गोवा में इसका ज़्यादा बेसिन है मतलब। अब देखिए नेक्स्ट खबर है वोलेशियन होमिनिड्स। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में सबसे प्राचीन ज्ञात जो है वोलेशियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियाँ खोजी गई है। तो इसमें देखिए बोला है कि वोलेशियन होमिनिड्स के बारे में है क्या, तो ये सबसे प्राचीन वोलेशियन मानव थे। ये प्राग ऐतिहासिक मानव थे तथा इसे होमो इरेक्टस भी कहा जाता था। ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले केवल इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप और इंडोनेशिया के लुजोन द्वीप पर रहते थे। तो इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप और फिलीपींस के लुजोन द्वीप, तो ये 2 जगह पर ही रहते थे। और इसको वोलेशिया पूर्वी इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है, वहीं से इसका नाम पड़ा है वोलेशियन होमिनिड्स।
क्योंकि इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप समूह और फिलीपींस के जुलोन द्वीप समूह में रहते थे। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर, तो देखिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर में जो बोल रहे हैं कि पंजीकरण वो स्वैच्छिक है, मतलब केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है। तो अभी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 की धारा 31A के तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर करता क्या है, यह लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक का नाम, पता और उसकी सभी मान्यता प्राप्त योग्यताओं को वहाँ पर पंजीकृत यानी दर्ज कराया जाता है। यह भारत के सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों के लिए डायनामिक डेटाबेस का कार्य करता है। फिर देखिए नेक्स्ट है एंटालिन जल विद्युत परियोजना, तो इसे पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। तो एंटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ बनेगी, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में ट्री और टांगोन नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना है। ड्री और टांगोन, तो ये नाम से पता चल रहा है दिबांग घाटी है ना, ये सभी दिबांग नदी का मतलब आगे मिलकर दिबांग नदी के रूप में बहती है। फिर देखिए ये 1000 हेक्टेयर भूमि पर स्थित विविध प्रकार के वन जो है इससे नष्ट हो जाने का खतरा है, और इन वनों में उपोष्ण कटिबंधीय चीड़, आर्द्र सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण और आर्द्र अल्पाइन झाड़ीदार वन शामिल है। तो ये हमें इससे ये भी पता चल जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में किस किस प्रकार की वन पाई जाती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूटेलसेव वनवेव। तो देखिए नेल्को जो है वो टाटा की एक कंपनी है। टाटा समूह की एक कंपनी नेल्को ने पूरे भारत में यूटेलसेट वनवेव LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूटेलसेट के साथ एक साझेदारी की है। तो यूटेलसेट वनवेव है क्या, तो यूटेलसेट वनवेव फ्रांसीसी समूह यूटेलसेट की एक सहायक कंपनी है, और ये जो है उपग्रहों को एक नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। अच्छा, इस कंपनी में भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय इंटरप्राइजेज, वो वनवेब में एक बड़ा निवेशक और शेयरधारक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अभी कहाँ पर है, कैनबरा, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार देख लीजिए, यहाँ कोरल सी है, तस्मान सी है, इंडियन ओशन है, ईस्ट तिमोर से अलग होती है। यहाँ देखिए टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जाती है, और यहाँ से है इक्वेटर। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि उत्तर जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय इसकी मतलब जलवायु है, फिर आंतरिक भाग में है इसका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, और फिर दक्षिण तटीय में है इसका समशीतोष्ण जलवायु। इसके बाद है पृथ्वी पर ये सबसे समतल महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। तो चलिए आज की खबर तो यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।